सीधे इस विश्लेषण में उतरते हैं। आज हमारा पूरा फोकस बाजार के बेहद चर्चित L&T फाइनेंस के Q1 वित्तीय नतीजों को डिकोड करने पर होगा। भाई नंबर्स तो आ गए हैं, लेकिन आइए गहराई से समझते हैं कि ये आंकड़े असल में क्या कहानी बयां कर रहे हैं और इन सब के पीछे की असली तस्वीर क्या है। तो आज की इस चर्चा का रोड मैप बहुत ही स्पष्ट है। हम शुरुआत करेंगे NBFC बिजनेस मॉडल से, फिर Q1 के वित्तीय प्रदर्शन पर नजर डालेंगे। इसके बाद हम NPA के उस छिपे हुए रहस्य को खोलेंगे, बाजार की उम्मीदों को परखेंगे, लोन बुक का विवरण समझेंगे और अंत में शेयर होल्डिंग के आधार पर अंतिम फैसला करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, NBFC बिजनेस मॉडल यानी L&T फाइनेंस का अस्तित्व आखिर है क्यों। ध्यान देने वाली बात है कि इन नतीजों को सही मायने में समझने के लिए उस रेगुलेटरी सच्चाई को समझना बहुत जरूरी है जो बड़े कॉर्पोरेट घरानों को एक खास तरीके से काम करने पर मजबूर करती है। असल में होता क्या है, भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI के नियम बैंकिंग लाइसेंस को लेकर बेहद सख्त हैं। वो L&T, बजाज या रिलायंस जैसे बड़े व्यापारिक समूहों को सीधे तौर पर बैंक खोलने की इजाजत आसानी से नहीं देते। तो इसका हल क्या है? इसी रुकावट को पार करने के लिए ये बड़े समूह अपनी खुद की NBFC यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी शुरू करते हैं ताकि बाजार में लोन और दूसरी वित्तीय सेवाएं दी जा सके। एकदम सिंपल। और इस कॉर्पोरेट ढांचे को देखने पर यह बात बिल्कुल साफ हो जाती है। पेरेंट कंपनी यानी मुख्य L&T फाइनेंस का अपनी 4 सहायक कंपनियों में 50% से ज्यादा का कंट्रोलिंग स्टेक है। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि उन 4 शाखाओं में अगर पत्ता भी खड़कता है ना, तो उसका सीधा असर खुद L&T फाइनेंस के नतीजों पर पड़ता है। ये सब आपस में बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। अब हम दूसरे हिस्से पर आते हैं, Q1 वित्तीय प्रदर्शन, टॉप लाइन से लेकर बॉटम लाइन तक। चलिए अब असली अर्निंग रिपोर्ट के पन्ने पलटते हैं और कंपनी की कुल कमाई से लेकर अंतिम मुनाफे तक पैसे के इस पूरे सफर को ट्रैक करते हैं। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है इस कंपनी की लगातार बिना रुके हो रही ग्रोथ। चलिए एक बहुत ही आसान सा गणित लगाते हैं। कुल 5243 करोड़ की आय में से अगर हम लगभग 4000 करोड़ रुपए के खर्च को हटा दें तो कर पूर्व लाभ यानी NPBT और कर पश्चात लाभ यानी PAT दोनों में ही सालाना और तिमाही आधार पर एक जबरदस्त उछाल बिल्कुल साफ दिखाई देता है। ग्रोथ वाकई शानदार है। तो यहाँ सबसे बड़ा और सबसे अहम नंबर है पहली तिमाही का पूरे 902 करोड़ रुपए का भारी भरकम अंतिम मुनाफा। सच कहा जाए तो ये एक बहुत बड़ी छलांग है, क्योंकि ठीक 1 साल पहले इसी तिमाही में ये मुनाफा सिर्फ 701 करोड़ रुपए था और मुनाफे में आए इसी शानदार उछाल ने अर्निंग्स पर शेयर यानी EPS को भी सीधे 3.60 पर पहुंचा दिया है। अब रुख करते हैं तीसरे हिस्से का, NPA का छिपा हुआ रहस्य और एसेट क्वालिटी को डिकोड करना। चलिए देखते हैं कि कैसे एक छोटा सा लेकिन बहुत ही जरूरी अंदरूनी रहस्य वित्तीय रिपोर्ट पढ़ते वक्त नए निवेशकों को अनुभवी पेशेवरों से बिल्कुल अलग कर देता है। अक्सर लोग करते क्या है, एक NBFC की अर्निंग रिपोर्ट में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स या NPA शब्द को पागलों की तरह तलाशते हैं और पूरी रिपोर्ट छान मारने के बाद भी जब उन्हें ये शब्द कहीं नहीं मिलता तो वो बुरी तरह कंफ्यूज हो जाते हैं। आखिर ये NPA गया कहाँ? तो सीक्रेट ये है कि NBFCs अपनी रिपोर्ट में कभी NPA शब्द का इस्तेमाल करते ही नहीं है। जी हाँ, इसके बजाय वो इन खराब या फंसे हुए लोन्स को स्टेज 3 एसेट्स कहते हैं। तो नाम भले नया और अलग हो, लेकिन इसका काम और मतलब बिल्कुल वही है जो पारंपरिक बैंकों में NPA का होता है। अगर हम कंपनी के स्टैंड अलोन परफॉर्मेंस के वर्किंग नोट्स की गहराई में जाएं, खासकर पॉइंट नंबर 19 में, तो पता चलता है कि ग्रॉस स्टेज 3 एसेट्स 2.86% है। लेकिन एक दिलचस्प बात है, सभी एडजस्टमेंट्स के बाद जो नेट स्टेज 3 बचता है वो मात्र 0.90% है। लगभग 17% के शानदार नेट प्रॉफिट मार्जिन के साथ इतना कम नेट स्टेज 3 ये कंपनी की बेहतरीन और बेहद मजबूत एसेट क्वालिटी का बहुत बड़ा सबूत है। चलिए अब चौथे हिस्से की बात करते हैं, बाजार की उम्मीदों को पार करना यानी अनुमान बनाम वास्तविकता। समझने वाली बात यह है कि कागजों पर नंबर अच्छे होना एक बात है, लेकिन असली परीक्षा तो तब होती है जब हम कंपनी के वास्तविक प्रदर्शन को दलाल स्ट्रीट के अनुमानों की कसौटी पर कसते हैं। और यहाँ L&T फाइनेंस का बेहतरीन आउट परफॉर्मेंस पूरी तरह से निखर कर सामने आता है, चाहे वो रेवेन्यू हो, नेट इंटरेस्ट इनकम हो या फिर नेट प्रॉफिट। कंपनी ने सिर्फ उम्मीदों को छुआ ही नहीं है, बल्कि दलाल स्ट्रीट के सारे अनुमानों को मीलों पीछे छोड़ दिया है। ये आंकड़े हैरान करने वाले हैं कि 2824 करोड़ के रेवेन्यू अनुमान के मुकाबले 4895 करोड़ का वास्तविक रेवेन्यू दर्ज किया गया। ये अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देता है। अब आते हैं 5वें हिस्से पर, लोन बुक का विवरण।
मतलब आखिर पैसा जाता कहाँ है? मुनाफे के इन बड़े बड़े नंबरों के पीछे छिपे रिस्क और स्टेबिलिटी को समझने के लिए कंपनी के असली इंजन यानी उसकी लोन बुक को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये कंपनी पूरे 1.5 लाख करोड़ रुपए की एक विशाल लोन बुक हैंडल करती है और इसमें रिटेल लोन वितरण पर बहुत खास फोकस रखा गया है, जो लगभग 24,000 करोड़ रुपए का है। रिटेल लेंडिंग पर यह फोकस बहुत समझदारी भरा कदम है, क्योंकि ये डिफॉल्ट के जोखिम को कम करता है और मुनाफा कमाने में एक लंबी स्थिरता लाता है। इन सब में सबसे दिलचस्प चीज जो निकल कर आती है वो है रिस्क डिस्ट्रीब्यूशन। कुल लोन का आधा हिस्सा तो अपेक्षाकृत सुरक्षित शहरी फाइनेंसिंग में जा रहा है, जैसे कि होम लोन या 2 व्हीलर लोन। वहीं दूसरी तरफ एसएमई और होलसेल जैसी ज्यादा रिस्क वाली कैटेगरी का हिस्सा इस पूरी लोन बुक में ना के बराबर है। और यही वो सटीक रणनीति है जो कंपनी को एक बेहद मजबूत और स्थिर आधार देती है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, शेयर होल्डिंग और अंतिम फैसला। इस विश्लेषण को समेटते हुए चलिए कंपनी के मालिकाना हक पर एक नजर डालते हैं, जो हमारे फाइनल कंक्लूजन का मंच तैयार करेगा। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न साफ तौर पर प्रमोटर्स के मजबूत भरोसे की गवाही दे रहा है। उनके पास 66% का भारी भरकम मालिकाना हक है और सबसे कमाल की बात तो यह है कि उनका एक भी शेयर, जी हां, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। इसके साथ ही घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेशकों का भी कंपनी पर एक बहुत ही ठोस और मजबूत भरोसा बना हुआ है। कागजों पर ये वित्तीय आंकड़े बेशक एक अविश्वसनीय ग्रोथ दिखा रहे हैं और सारे अनुमानों को ध्वस्त कर रहे हैं, लेकिन निवेश की दुनिया का एक ही अल्टीमेट सच है, बाजार ही सर्वोच्च है। सोमवार को जब मार्केट खुलेगा तो उसकी प्रतिक्रिया ही असली जज होगी। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, क्या बाजार L&T फाइनेंस के इस ब्लॉकबस्टर Q1 प्रदर्शन को सिर आंखों पर बिठाएगा या फिर उम्मीदों का कोई नया पहाड़ खड़ा कर देगा? इसी अहम सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण यही खत्म करते हैं।